हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट प्रीवियस ईयर एसएससी जेई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ फ्लूइड काइनेमेटिक्स। वैसे अगर मैं बात करता हूं इस पर्टिकुलर फ्लूइड काइनेमेटिक्स चैप्टर की, तो इसमें आप कुछ इक्वेशंस, कुछ फॉर्मूलेज पढ़ते हो, बट इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात है कि काइनेमेटिक्स का यूज क्या है। तो देखिए, अगर कभी भी किसी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी आप स्टडी करना चाहते हो, उसके मोशन को स्टडी करना चाहते हो विदाउट टेकिंग इनटू इफेक्ट इट्स डेंसिटी और विदाउट टेकिंग इनटू इफेक्ट इट्स मास, अगर आप उसके मास या उसकी डेंसिटी को कंसीडर न करते हुए सिर्फ मोशन की कैपेबिलिटीज, मोशन किस तरह का हो रहा है, किस तरह का होगा, यही सिर्फ स्टडी करना चाहते हो विदाउट कंसिडरिंग डेंसिटी और मास, तो आप स्टडी करते हो किसी भी पर्टिकुलर मोशन को विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, दैट इज द फोर्स। तो अगर आप फोर्स को कंसिडर न करते हुए मोशन को स्टडी करते हो, उसको बोलते हैं हम एज द फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो यहाँ पर अगर मैं काइनेमेटिक्स की बात करता हूं, तो यहाँ पर क्योंकि मोशन को स्टडी करना है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्लो ऑफ अ फ्लूइड को स्टडी करना होता है। एक तरफ से फ्लूइड आ रहा है, दूसरी तरफ से फ्लूइड जा रहा है, जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग होना चाहिए, बिकॉज मास ऑफ द फ्लूइड शुड रिमेन कंजर्व। और ये जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल है, इसी पे बेस्ड है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब क्योंकि मैं मोशन को स्टडी कर रहा हूं, तो मोशन को स्टडी करते टाइम आप यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन के अलावा रोटेशनल कंपोनेंट्स के तौर पे ओमेगा, वॉर्टिसिटी, सर्कुलेशन भी स्टडी करते हो। अगर यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, एक वेलोसिटी भी होगी, वेलोसिटी वेक्टर होगा, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स होंगे, और इसी के अलावा जो भी पर्टिकुलर मोशन हो रहा है उसके लिए कितनी कैपेसिटी है हमारे फ्लूइड के पास, व्हाट इज द टेंडेंसी दैट इज अवेलेबल विद द फ्लूइड टू मूव। इस टेंडेंसी को हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं, इंडिकेट करते हैं एज द पोटेंशियल फंक्शन। और इसी के अलावा स्ट्रीम फंक्शन भी यहाँ पर डिफाइन किया जाता है टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो। एंड इस पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन की मदद से आप एक यहाँ पर ग्राफिकल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हो, जिसको बोलते हो आप एज द फ्लो नेट। तो यही सब कुछ टॉपिक्स है जो कि आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ते हो। अभी फिलहाल मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए तो नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेकिन उनसे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी फ्रॉम द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, वो हम यहाँ पर समझेंगे। चलिए अभी फिलहाल इस सेशन को मैं शुरू करता हूं। सेशन का जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। अब इजी इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वन डायमेंशनल फ्लो इज वन विच। वन डायमेंशनल फ्लो क्या होता है? तो देखो, वन डायमेंशनल फ्लो का मतलब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन चेंज होती हो। मतलब कि अगर मान लीजिए x इज वेरिंग, अगर x वेरी कर रहा है, तो y और z क्या होने चाहिए? वहां पर कांस्टेंट होने चाहिए। इन द सेम वे अगर मान लीजिए y वेरी कर रहा है, तो फिर x और z को कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। इन द सेम वे अगर z वेरी कर रहा है, तो फिर y और x को कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूं कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो एक्चुअली उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले कोई भी कंपोनेंट्स होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर x का कोई कंपोनेंट है फ्लो का, तो y और z का कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, y और z की वैल्यूज कांस्टेंट रहनी चाहिए। दैट मीन्स क्या है कि y और z में जो फ्लो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे? दैट विल बी जीरो। फ्लो कंपोनेंट्स इन y एंड z शुड बी इक्वल्स टू बी जीरो। इसका मतलब ही यही है। हाँ, x में जरूर फ्लो कंपोनेंट हो सकता है, लेकिन जो बाकी की दो डायरेक्शंस हैं उनमें नहीं होना चाहिए। अब बाकी की दो डायरेक्शन क्या है? तो भाई y एंड z क्या है? दीज आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस, है ना। तो परपेंडिकुलर से ही यहाँ पर एक टर्म आती है दैट इज ट्रांसवर्स, जो कि आपको एग्जैक्टली लिखा हुआ मिल जाता है कहाँ?
कि भाई इन्वॉल्व्स जीरो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फ्लो, देखिए यहाँ पर ये लिखा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी है ना। तो एग्जैक्टली अगर मैं आंसर की बात करूं दैट इज ऑप्शन नंबर डी। हाँ, लेकिन इससे अगर ये वाला ऑप्शन ना दिया होता तो फिर आप कौन से ऑप्शन पे टिक करते, तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, कि भैया एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रहा है। लेकिन देखिए अभी फिलहाल स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, आगे चल के हो सकता है कर्व हो जाए, आगे चल के हो सकता है वाई डायरेक्शन में टर्न कर ले, जेड डायरेक्शन में टर्न कर ले, डिपेंडिंग अपॉन कि हो सकता है कुछ एक्सेलरेशन कंपोनेंट हो, है ना, जिसको अभी तक तो रेजिस्ट करके रखा गया था और स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रहा था, लेकिन आगे चल के हो सकता है ना हो। तो देयर इज अ चांस कि आपका सी ऑप्शन गलत हो सकता है। लेकिन डी ऑप्शन अगर गलत है तो ऑब्वियसली बात है सी तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पे टिक करना था, विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 2008 का, दैट इफ द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, if at the particular instant of time the velocity of flow does not change with location over a specific region, the flow is called as। देखिए अगर मैं फ्लो को किसी भी पर्टिकुलर इस पूरे सेक्शन में कोई भी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर अगर मान लीजिए मैं स्टडी करता हूं, लेट अस सपोज इधर स्टडी करा, तो ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल होगा फ्लूइड का वो मैंने देखा तो भैया वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। इन द सेम वे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ एक पर्टिकुलर पार्टिकल को ऑब्जर्व करा तो वो भी सेम वेलोसिटी v से उसी सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसी की जगह अगर मान लीजिए मैंने यहाँ देख लिया तो भी यहाँ पर जो हमारा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी सेम है, सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब कि हर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे फ्लो की प्रॉपर्टी सेम है, यस और नो। तो अगर स्पेस के साथ प्रॉपर्टी वेरी नहीं करती है फ्लो की तो उसको बोला जाता है एज द यूनिफॉर्म फ्लो। अब ये यूनिफॉर्म अगर याद करने में दिक्कत होती हो तो शायद स्कूल कॉलेज में आप लोगों ने यूनिफॉर्म सभी ने पहनी है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता था कि भैया आप सबसे आगे खड़े बच्चे को देख लो, सबसे पीछे खड़े बच्चे को देख लो, 5वें नंबर के बच्चे को देख लो, सभी स्टूडेंट के शर्ट का कलर, पैंट का कलर सेम सेम था। मतलब लोकेशन चेंज कर देने पर अगर स्टूडेंट्स के कपड़ों का कलर चेंज नहीं हो रहा है तो उन कपड़ों को क्या बोला जाता था, यूनिफॉर्म बोला जाता था। इन द सेम वे लोकेशन चेंज कर देने पर अगर फ्लो की प्रॉपर्टी चेंज ना करती हो तो उस फ्लो को क्या बोल देते हो आप, एज द यूनिफॉर्म फ्लो। लेकिन अगर मान लीजिए टाइम के साथ, मतलब मैंने टाइम t इक्वल्स टू बी 0 पे चेक करा, टाइम t इक्वल्स टू बी 5 सेकेंड पे करा, 10 सेकेंड पे करा, 15 सेकेंड पे करा, हर एक टाइम पर प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो चेंज नहीं करती, सेम ही मिलती है। तो ऐसे पर्टिकुलर फ्लो को आप बोलते हो एज द स्टेडी फ्लो। ठीक है, अब देखो स्पेस का मतलब लोकेशन से है ना, और यहां पर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो भैया लोकेशन के साथ चेंज नहीं करता है, ऐसा बोला है, तो आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, तो अधिकतर जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता था यहाँ पर इस क्वेश्चन में, दैट इज ए एंड बी, ए एंड सी में ही कंफ्यूजन हो सकता था, क्योंकि अगर चेंज नहीं कर रहा है, डज नॉट लिखा है, तो ये तो अधिकतर स्टूडेंट को पता है कि यार या तो वो स्टडी होगा या फिर आपका यूनिफॉर्म फ्लो होगा। कंफ्यूजन कहाँ हो सकता था, भी स्टडी है कि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब स्पेस के साथ लोकेशन के साथ प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर रही है, और इसी के अलावा स्टडी का मतलब है कि टाइम के साथ प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है कि लेट अस सपोज कि ये एक पर्टिकुलर आपने पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हो और यहां से आ रहा था कुछ पानी, इधर से आ रहा था कुछ पानी, पानी की जगह कोई दूसरा फ्लूइड भी हो सकता है, और इधर से जा रहा था कुछ फ्लूइड। लेट अस सपोज दैट द रेट ऑफ इनकमिंग इज Q1 एंड Q2 एंड रेट ऑफ आउटगोइंग इज Q3। तो भैया कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलता है कि जितना भी फ्लो आ रहा था उतना ही फ्लो जाएगा, मतलब इनकमिंग शुड बी इक्वल्स टू बी द आउट गोइंग, इनकमिंग शुड बी इक्वल्स टू बी द आउट गोइंग। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ
मास। लेकिन देखिए यहाँ पर बात एग्जैक्टली की गई है कंटिन्यूटी इक्वेशन की। मोस्ट अगर मैं जनरल वन डायमेंशनल फ्लो की बात करता हूं, वन डायमेंशनल इनकंप्रेसिबल और स्टेडी फ्लो की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा आप यही वाला फॉर्मूला यूज करते हो, दैट इज A1 V1 बी A2 V2। तो ये भी एक्चुअली कंटिन्यूटी इक्वेशन है, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला एक्चुअली आप यूज करते हो डायनेमिक्स में अधिकतर। काइनेमेटिक्स में कौन सा फॉर्मूला आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन का, वो थोड़ा आगे पढ़ते हैं। बट जो मास को कंजर्व करने वाला जो प्रिंसिपल है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन तो ये था जिसका आंसर दिख रहा है कि भाई क्या कंजर्व करने की बातें हो रही है यहाँ पर, मास कंजर्व करने की बातें हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टिक। ये तो एक क्वेश्चन था। इसी के जैसा ही एक और क्वेश्चन देखो 2017 का, बोलता है स्टेडी फ्लो ऑकर्स व्हेन। अच्छा इसके जैसा नहीं है एग्जैक्टली, थोड़ा सा अलग है। स्टडी फ्लो ऑकर्स व्हेन, स्टडी फ्लो का मतलब क्या है, जब टाइम के साथ प्रॉपर्टी चेंज नहीं करती है। तो टाइम के साथ चेंज ना करे, ऐसा देखो यहाँ पर लिखा कंडीशन चेंज स्टडीली विद टाइम, ऐसे पर्टिकुलर फ्लो को क्या बोलते हो आप, एज द अनस्टेडी फ्लो। ठीक है। सेकंड जरा चेक करो, सेकंड बोलता है कंडीशंस डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी पॉइंट। ये एग्जैक्टली सही है फॉर द स्टडी फ्लो। ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना था। वैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी था, है ना, पहले सॉल्व कर लेते ज्यादा अच्छा रहता था इस क्वेश्चन के पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इन द केस ऑफ अ स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ अ फ्लूइड द एक्सेलरेशन इज। देखो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं, वैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूं, है ना। ये बस रिवाइज करवा रहा हूं। देखिए ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको डिराइव नहीं करके दे रहा हूं ये फॉर्मूला, है ना। फुल कोर्स में जरूर हम लोग ये फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, बट क्योंकि अभी आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्या फॉर्मूला आपको याद है। क्योंकि एग्जाम में देखो अभी फिलहाल तो जो पूछा है, हो सकता है अगली बार एग्जाम में फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाए, है ना। डेरिवेशन की जरूरत एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो नहीं पड़ेगी। सो प्लस v इंटू डेल वी बाय डेल वाई प्लस w इंटू डेल वी बाय डेल z प्लस डेल वी बाय डेल t। देखो ये जो पर्टिकुलर तीन टर्म्स दिख रही है, ये टर्म्स बताती है आपको अबाउट द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन। कि भैया लोकेशन के साथ अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो, तो उसको बोला जाता है एज द कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। क्या बोला जाता है इसको, एज द कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। जबकि ये वाली जो टर्म है, ये टर्म आपको बताती है अबाउट द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। और अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात करें, तो इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन को बोला जाता है टेम्पोरल एक्सेलरेशन या फिर लोकल एक्सेलरेशन। ठीक है। तो अभी यहाँ पर जरा चेक करिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है पहला टर्म स्टडी फ्लो। ठीक है। तो स्टडी का मतलब क्या है कि भैया जो आपका डेल वी बाय डेल टी है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, है ना। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ फ्लो अगर आपका यूनिफॉर्म है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो आ जानी चाहिए, मतलब स्पेस के साथ आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं करनी चाहिए। तो भैया अगर दोनों के दोनों जीरो बोल दिए जाए, देखो कैसा, स्टडी और यूनिफॉर्म दोनों मेंशन्ड है ना। तो अगर दोनों के दोनों ही जीरो हो गए, तो ओवरऑल एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो में क्या हो जाएगा, ओवरऑल एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो बन जाएगी, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो बड़ा आसान था वैसे ही क्वेश्चन को भी सॉल्व करना, लेकिन हाँ देखो जरूरी नहीं है कि हर बार आंसर जीरो ही हो सकता है आपको स्टडी फ्लो बोल दिया है और आप टिक कर दो ऑप्शन जीरो पर, नहीं। अगर सिर्फ स्टडी बोला होता तो आंसर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस केस में कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन हो सकता था। अगर सिर्फ यूनिफॉर्म बोला होता तब भी आंसर जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है, देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली आपके कंटिन्यूटी इक्वेशन पे ही बेस्ड है। बोलता है कि भैया ऑन विच प्रिंसिपल कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड। तो भैया हम सभी जानते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
अब ये मास कंजर्व करने की बातें की जाती है, मतलब जितना इनकमिंग मास फ्लो रेट है उतना ही आउटगोइंग मास फ्लो रेट होगा। अच्छा, ये एम डॉट क्या होता है? एम डॉट इज नथिंग बट दैट इज मास फ्लो रेट। ठीक है, तो इसी का फॉर्मूला क्या लिख दूं? रो इंटू क्यू होता है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सेम सिमिलर क्वेश्चन है, अलग अलग ईयर के थे। देखो जरा एक बार, 2018 का ये क्वेश्चन था, 2019 का क्वेश्चन है फिर ये। द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन कौन सा प्रिंसिपल? दैट इज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए इन द सेम वे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन ही पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन represents the continuity equation in case of steady incompressible flow। देखिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन का वैसे डेरिवेशन तो नहीं करना था अभी यहाँ पर, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको थोड़ा सा बस क्या कर रहा हूं, आपको रिवाइज करवाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। पूरा डेरिवेशन तो नहीं करके बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि अगर आपने डेरिवेशन किया है तो थोड़ा थोड़ा याद आ जाए। सबसे पहले आपने कैलकुलेट करा था दैट व्हाट इज द चेंज इन मास फ्लो रेट इन द एक्स डायरेक्शन। अब इनकमिंग मास फ्लो रेट था आपका एम डॉट एक्स, आउटगोइंग को आपने यहाँ पर काउंट किया था एम डॉट एक्स प्लस डेल एम डॉट एक्स डेल एक्स इंटू डी एक्स, एज्यूमिंग कि भैया एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स में आपका एम डॉट की वैल्यू बढ़ रही है। इन द सेम वे एम डॉट वाई लिखा था, डेल्टा एम डॉट जेड लिखा था, और फिर आपने फाइनली क्या करा था, आपने यहाँ पर, अच्छा इसी को सॉल्व कर देता हूं, दैट विल कम अप टू बी डेल बाय डेल एक्स ऑफ एम डॉट। एम डॉट क्या होता है? दैट इज रो इंटू क्यू, है ना? तो इसको मैं लिख देता हूं रो इंटू क्यू। क्यू क्या होता है? क्यू इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी, और क्या लिख दूंगा? रो इंटू क्यू। क्यू को मैं लिख देता हूं यहाँ पर, चलो अभी फिलहाल क्यू ही लिख देता हूं, और इंटू डी एक्स। ठीक है, अच्छा क्यू को मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको लिख देता हूँ रो इंटू क्यू को मैं लिख देता हूँ एरिया फॉर द फ्लो, क्या हो जाएगा? डी वाई इंटू डी जेड, वेलोसिटी हो जाएगी एक्स डायरेक्शन में यू इंटू डी एक्स। अब देखो डी एक्स डी वाई डी जेड ये क्या हो जाएगा आपका? डी वॉल्यूम, है ना? तो इसकी को लिख सकते हैं आप माइनस ऑफ डेल बाय डेल एक्स इंटू रो इंटू डी वी इंटू यू। ठीक है, तो ये बन गया आपका एम डॉट एक्स का डेल्टा वैल्यू। इन द सेम वे डेल्टा एम डॉट वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस ऑफ डेल बाय डेल वाई इंटू रो इंटू डी वी इंटू वी। v is nothing but that is velocity। in the same way delta m dot z की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस ऑफ डेल बाय डेल z, y की जगह क्या लिख दिया? z लिख दिया। रो और dv तो सेम रहेगा, वॉल्यूम वाला v। अब वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होता है z डायरेक्शन में? दैट इज w। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पर अब कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाता हूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? दैट डेल्टा m डॉट x प्लस डेल्टा m डॉट y प्लस डेल्टा m डॉट z, ये जो भी चेंज इन मास फ्लो रेट हुआ है ये किसके बराबर होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास फ्लो रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा m डॉट t के बराबर। तो यहां पर अगर मैं इक्वेशन लिख देता हूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी नेगेटिव साइन के साथ डेल बाय डेल एक्स ऑफ रो इनटू यू। ठीक है, सभी में वॉल्यूम कॉमन रहेगा तो वॉल्यूम को मैं आगे बाहर लिख देता हूं। तो वॉल्यूम को मैंने एक काम करता हूं, यहाँ पर माइनस साइन के साथ माइनस डेल वी लिख देता हूं। ठीक, प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ रो इंटू वी प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ रो इंटू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू बी, क्या लिख दूं? योर डेल बाय डेल टी ऑफ रो इंटू डेल वी। अब देखो जो डेल वी है, डेल वी की वैल्यू तो खैर कैंसल आउट हो जाएगी दोनों ही तरफ से। फाइनली यहाँ पर जो इक्वेशन बनती है वो बन जाती है डेल बाय डेल एक्स ऑफ रो इंटू यू। ठीक है, पहली टर्म, प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ रो इंटू वी प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ रो इंटू डब्ल्यू प्लस डेल बाय डेल टी ऑफ रो। ठीक है, बस सिंपली सी ये इक्वेशन बन जाती है। and this equation is nothing but this is your most general form of continuity equation। this is most general form of continuity equation। सर ये पूछा था क्या फिलहाल क्वेश्चन में? नहीं, ये नहीं पूछा।
क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो देखो अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लो हुआ, अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लो हुआ इसका मतलब रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। भैया कंप्रेशन होगा नहीं, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। डेंसिटी कांस्टेंट मतलब ये पूरे में से ही अगर आप चेक करोगे तो ये डेंसिटी 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 वाली टर्म को आप कांस्टेंट ले लोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको आप बाहर ले लीजिएगा और फाइनली जीरो कर दीजिएगा। इसी के अलावा अगर मेरे को यहाँ पर ये बोला जा रहा है स्टडी, तो स्टडी का मतलब क्या है कि भैया डेल बाय डेल टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब ये वाली टर्म पूरी की पूरी क्या है, जीरो है। ठीक है, तो अगर ये सारी टर्म जीरो है तो बचेगा क्या है यहाँ पर, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इक्वल टू बी जीरो। यस और नो। बड़ा आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन बन रहा है। अच्छा, ये तो जो हमारी इक्वेशन है ये बन गई किसके लिए, इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो के। ठीक है, थ्री डायमेंशनल फ्लो है ये अभी इसीलिए। ठीक है, अगर मान लीजिए टू डायमेंशनल फ्लो होगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, कुछ इस तरह से और थोड़ी शॉर्ट बन जाएगी। तो ये बन गई इक्वेशन फॉर द टू डायमेंशनल फ्लो। क्यों, क्योंकि सर अब वहां पर W का कंपोनेंट ही नहीं होगा, एक्स और वाई वाले कंपोनेंट होंगे, जेड वाला कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इक्वेशन बनती है। अब जरा ऑप्शंस को मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन है। मैंने डेरिवेशन तो करवाया है लेकिन बहुत शॉर्ट में आपको डेरिवेशन करवाया है क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डेरिवेशन अभी आप नहीं सीख रहे हो। फिलहाल आंसर बता दो, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। दिख रहा है मैच करते हुए, ये दिख रहा है ये वाली इक्वेशन के साथ मैच कर जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2018 का क्वेश्चन है। क्या बोलता है, एक वेलोसिटी वेक्टर दे दिया गया है जिसमें आपको आई कैप के साथ, जे कैप के साथ और के कैप के साथ की टर्म्स दिख रही है। तो देखो वेलोसिटी वेक्टर होता क्या है, यू आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। इसका मतलब यहां से u की वैल्यू लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 10x प्लस 3y प्लस 2z। b की वैल्यू क्या आ रही है यहां से, दैट इज 12x प्लस 4y प्लस 5z। दिख रहा है ना ये b, ये रहा u। In the same way, what is W? W is equals to be 8x plus 7y plus lambda z। ये तो हो गया u, v एंड w। इन द सेम वे डेंसिटी का भी फंक्शन दे दिया गया था, रो नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस 3t। पूछ क्या रहा है कि भैया लैम्डा की वैल्यू बता दो सो दैट मास इज कंजर्व्ड, सो दैट मास इज कंजर्व्ड। देखो मास अगर कंजर्व्ड है इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर मैं अप्लाई करूंगा तो कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑब्वियस सी बात है सेटिस्फाई होनी चाहिए। यस और नो, कंटिन्यूटी इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड। लिख सकता हूं ना ऐसा। और अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करें तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, डेल बाय डेल एक्स ऑफ रो इंटू यू प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ रो इंटू वी प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ रो इंटू डब्ल्यू प्लस डेल रो बाय डेल टी शुड बी इक्वल टू बी जीरो। यस और नो। अब देखिए हमारे पास सारी टर्म्स हैं, है ना, हम क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं और उनको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डेंसिटी की टर्म्स में कहीं एक्स वाई और जेड नहीं आ रहा है, तो जब मैं एक्स और वाई और जेड के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वो तो कांस्टेंट के तौर पे पहले ही लिख देना चाहिए, रो इंटू ई रेज टू पावर माइनस 3t, ये हो गया कांस्टेंट। अब अगर मैं u को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो u वाली इक्वेशन क्या है, ये है। इसमें भी जो y और z है वो तो डिफरेंशिएट करके जीरो हो जाएंगी, लेकिन वो टर्म जिसमें x आ रहा है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x का डिफरेंशिएशन 10 होता है। ठीक है, इन द सेम वे डेल बाय डेल y ऑफ रो इंटू वी करूंगा तो देखो डेंसिटी इज कांस्टेंट, रो इंटू ई रेज टू पावर माइनस 3t। v वाली टर्म में y की टर्म कौन सी दिख रही है, दैट इज 4y, 4y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 4। ठीक है, इन द सेम वे w वाली टर्म जरा चेक करो, इसमें डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू z तो बचेगा लैम्डा, लैम्डा इंटू रो इंटू ई रेज टू पावर माइनस 3t प्लस डेंसिटी को अगर मैं टाइम के साथ अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो ये है डेंसिटी की इक्वेशन। क्या आ जाएगा यहाँ पर डिफरेंशिएट करके, -3 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 3t इंटू रो नॉट शुड बी इक्वल टू बी जीरो। तो देखो
10 4 और -3। 10 4 क्या होता है 14, 14 माइनस 3 इज 11। 11 इंटू रो इंटू ई रेज टू पावर -3t प्लस लैम्डा इंटू डेंसिटी इंटू ई रेज टू पावर -3t। अच्छा, ये सब रो नॉट थे, है ना, तो सबको रो नॉट लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां से अगर आप चेक करें, अब लैम्डा की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -11 शुड बी इक्वल टू बी 0। तो आंसर क्या आ गया, -11। -11 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए। तो देखो एक्चुअली इस क्वेश्चन में बहुत इजी था वैसे तो, लेकिन हाँ इक्वेशन याद होनी चाहिए थी। पहला क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ इक्वेशन पूछी गई थी। इस क्वेश्चन में एक्चुअली इक्वेशन का यूज करवाया गया। 2018 का क्वेश्चन था और जिसमें मैंने देखा कि सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन पूछी थी, वो भी 2018 का ही था। तो अब आप ये बोल सकते हो कि सर ये 24 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था और 29 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था, दोनों में ही लेवल ऑफ क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस था। ठीक है, एक में सिर्फ इक्वेशन पूछी गई थी और दूसरे में उस इक्वेशन का यूज करके न्यूमेरिकल दिया गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो 22 जनवरी का क्वेश्चन है एंड ये वाला भी क्वेश्चन क्या है, इसमें भी कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करना है, सिर्फ इक्वेशन नहीं पूछी गई है। u दे दिया गया है, v दे दिया गया है, दिख रहा है यहाँ पे, ये u दिख रहा है और ये v दिख रहा है, और फिर पूछ रहा है that what is the value of lambda for the possible flow field which includes steady incompressible flow। तो देखो स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए आप सभी को पता है इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, तो दैट इज डेल u बाय डेल x प्लस डेल v बाय डेल y शुड बी इक्वल टू बी 0। भाई टू डायमेंशनल इसलिए लिख दिया क्योंकि u और v ही दिए हैं, w नहीं था। तो जरा चेक करो, डेल बाय डेल x ऑफ लैम्डा इंटू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ v की वैल्यू क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 3y क्यूब। मैंने बस उठाकर वैल्यूज पुट करी है, शुड बी इक्वल टू बी 0। पहली टर्म को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो बनेगा लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर। सेकेंड टर्म को करता हूं तो -3x² हो जाएगा x क्यूब का, और बाकी वाई स्क्वायर भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। इधर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये बन जाएगा 3x² वाई स्क्वायर माइनस 9y² शुड बी इक्वल टू बी 0। सो लैम्डा वाई स्क्वायर, देखिए ये वाली दो टर्म्स तो खैर कैंसल आउट हो रही है, दिख रही कैंसल दोनों, है ना। तो अगर ये दोनों कैंसल आउट होगी तो बचेगी क्या, दैट इज लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस 9y² शुड बी इक्वल टू बी 0। मतलब लैम्डा वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बी 9y²। मतलब लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 9 के बराबर आ जाएगी। विदाउट एनी यूज ऑफ कैलकुलेटर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 मिनट 1.5 मिनट आप मान लीजिए, 1-1.5 मिनट में लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ऐसा नहीं बोला जा सकता कि सर ये क्वेश्चन बिल्कुल भी एसएससी जेईई में आना ही नहीं चाहिए था, और अगर आ गया है तो छोड़ देना चाहिए था। नहीं, छोड़ने वाला क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ ये जरूर बोल सकते हो कि आप अपने सेकेंड राउंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, पहले राउंड में वो क्वेश्चन देख लो जो कि ओरली सॉल्व हो जाते हैं। इसको शायद आप ओरली नहीं कर पाते, इसलिए इसको सेकंड राउंड में डाल दो। लेकिन सॉल्व ही नहीं करना है ऐसा बोल दोगे तो भैया मेरे हिसाब से आप खुद को सिलेक्शन से दूर कर रहे हो। चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्ट्रीम लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स। अब देखो स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन्स क्या होती है, तो भैया स्ट्रीम लाइन वो लाइन है जो कि किसी भी पॉइंट पर अगर उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो फ्लो की डायरेक्शन बताती है। इक्वी स्ट्रीम लाइंस भी बुलाया जाता है। इसी के अलावा इक्विपोटेंशियल लाइंस वो लाइंस है जो कि इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करती हैं। पोटेंशियल फंक्शन डिफाइन किया जाता है और इक्वल पोटेंशियल वाली लाइन का इक्वेशन बनाया जाता है। मैं आपको बताता हूं सबसे पहले स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन होता क्या है। ठीक है, तो अब मैं ऑब्वियसली बात है डिराइव नहीं करवा रहा हूं, लेकिन इक्विपोटेंशियल लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है -u/v। In the same way, dy by dx, that is the slope of equistream line. Equistream line अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूं तो ये वैल्यू आती है v/u।
ठीक है, अब इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि देखो पोटेंशियल फंक्शन भी चाहिए, फिर उसके बाद फिर आपका स्ट्रीम फंक्शन चाहिए, दोनों की इक्वेशन का यूज करते हुए फिर आपको dy/dx निकालना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप इन दोनों का ही यूज कर ले और मान लीजिए दिस इज योर m1 स्लोप, दिस इज योर m2 स्लोप, तो m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ u बाय v इंटू v/u। तो ये प्रोडक्ट आ रहा है -1, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू बी -1 आ रहा है। तो अगर ऐसा आता है इसका मतलब क्या है, दैट बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट्स एट 90 डिग्री, ये चीज आपको पता होनी चाहिए और यही एग्जैक्टली लिखा हुआ है कहाँ, आपके ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है कि भैया ये दोनों के दोनों ही ऑर्थोगोनली मीट करती है। फिर भी चलो ए ऑप्शन को देखते हैं। बोथ कैन बी ड्रॉन ग्राफिकली फॉर विस्कस फ्लो अराउंड एनी बाउंड्री। देखो विस्कोसिटी है, ग्रेविटेशनल फ्लो है, या कोई सॉलिड बॉडी है, तो उसके थ्रू अगर वहां पर उसके पास अगर फ्लो हो रहा है, उनके लिए आप अपना फ्लो नेट ड्रॉ नहीं करते हो। ठीक है, तो ये चीज तो गलत हो गई। दूसरा, meshes formed by them are always square, जरूरी नहीं है स्क्वायर ही बने, रेक्टेंगल भी बन सकता है ना। स्क्वायर बनता है सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म फ्लो के लिए, रेक्टेंगल बनता है फॉर द नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, फॉर द नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, तो जरूरी नहीं हर बार स्क्वायर ही बने, हाँ लेकिन अगर मेरे को ये बोलता कि भैया एक फ्लो यूनिफॉर्म है, तो उस केस में स्क्वायर या फिर कर्वीलिनियर स्क्वायर बनता है। फोर्थ क्या बोलता है, दे कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ऑल बाउंड्री कंडीशंस। भैया मैंने अभी अभी आपको बता दिया कौन कौन सी कंडीशन के लिए आप अपना फ्लो नेट ड्रॉ करते हो। सो सी यहाँ पर सही था। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोलता है 2020 का, दैट इन फ्लो फील्ड a function such that its partial derivative with respect to any direction, let us suppose कि एक फंक्शन है f, इसका मैंने पार्शियल डेरिवेशन करा विद रिस्पेक्ट टू x, gives velocity at right angles in counter clockwise direction। देखो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या है, लेट अस सपोज ऑब्वियस सी बात है सर, ये x डायरेक्शन है, ये -x है, ये y है पॉजिटिव, ये है -y। किसकी वैल्यू देता है, वेलोसिटी कंपोनेंट। तो अगर ये है आपका x, तो ऑब्वियसली बात है सर अगर मैं वेलोसिटी कंपोनेंट लिखूंगा तो x डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होता है वेलोसिटी का, दैट इज u। y डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होता है वेलोसिटी का, दैट इज v। और -x में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, -u, और इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, -v। ये ज्यादा वेलोसिटी कंपोनेंट्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगर मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेशन करा है तो वैल्यू क्या आएगी, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब यहां से आपने अभी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मूव कर लो 90 डिग्री पर। क्या दिख रहा है, क्या आना चाहिए इसकी वैल्यू, v के बराबर। ठीक है, इन द सेम वे डेल एफ बाय, अगर मैं v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, v ये है काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहां से यहां चले जाओ, क्या दिख रहा है, वेलोसिटी कंपोनेंट इज -u। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है हमें, ये बोल रहा है कि अगर इस तरह का एक फंक्शन है तो वो फंक्शन कौन सा फंक्शन है। तो देखो एक्चुअली ये फंक्शन जो दिख रहा है ना, ये फंक्शन कुछ और नहीं बल्कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर स्ट्रीम फंक्शन। देखो स्ट्रीम फंक्शन के लिए आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, दैट इज डेल साई बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू बी माइनस ऑफ यू एंड डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू बी वी। ठीक है, तो दिस इज स्ट्रीम फंक्शन। हाँ कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं किसके साथ, विद द पोटेंशियल फंक्शन। तो भैया पोटेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन भी बता देता हूँ, डेल फाई बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू बी माइनस यू होता है, और डेल फाई बाय डेल वाई होता है माइनस ऑफ वी के बराबर, नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, एक काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको बताता है वेलोसिटी और दूसरा बताता है वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, बाकी यहां पर आंसर मिल चुका है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस फ्लो नेट कैन नॉट बी ड्रॉन। देखो फ्लो नेट कहां ड्रॉ नहीं किया जा सकता है? फ्लो नेट कैन नॉट बी ड्रॉन इन कौन से केसेस? इन पहली चीज, इट कैन नॉट बी ड्रॉन फॉर द अनस्टडी फ्लो। ये अनस्टडी फ्लो जिसमें टाइम के साथ प्रॉपर्टी चेंज हो रही है उसके लिए ड्रॉ नहीं किया जाता है ना। दूसरी चीज, ये ग्रेविटेशनल फ्लो के लिए बिल्कुल भी, ऐसा फ्लो जिसमें ग्रेविटी का फ्लो फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट हो, जैसे ओपन चैनल फ्लो में होता है, उसके लिए ये प्लॉट नहीं किया जाता है। ठीक है। तीसरी चीज कि भैया ये जो पर्टिकुलर आपका पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन से बनकर बनता है आपका फ्लो नेट, पोटेंशियल फंक्शन जो फाई है ना, जरा फाई के बारे में समझ लेते थोड़ा, फिर मैं थर्ड पॉइंट बताता हूं। देखो अगर मैं फाई की बात कर रहा हूं पोटेंशियल फंक्शन की, मैंने अभी अभी आपको बताई डेफिनेशन, दैट इज डेल फाई बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू बी क्या होगा, माइनस यू। इन द सेम वे डेल फाई बाय डेल वाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, माइनस ऑफ वी के बराबर। अगर मैं यहां पर से आपको पूछता हूं ओमेगा जेड की वैल्यू बताओ, ओमेगा जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? फॉर्मूला बोलो जरा ओमेगा का, है ना। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई। वैल्यूज पुट करता हूं तो ये आ जाएगा डेल बाय डेल ऑफ वी की वैल्यू क्या है, दैट इज माइनस ऑफ डेल पाई बाय डेल वाई। ठीक है, माइनस ऑफ डेल बाय डेल वाई ऑफ यू की वैल्यू क्या है, दैट इज माइनस ऑफ डेल पाई बाय डेल एक्स, है ना। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, देखो ये दोनों टर्म्स क्या बन जाएगी, एक दूसरे की अपोजिट बन जाएगी। डेल टू फाइव बाय डेल एक्स डेल वाई, पहली टर्म नेगेटिव में आ रही है, दूसरी टर्म ये माइनस और ये वाला माइनस पॉजिटिव बन जाएगा। सो डेल टू फाइव बाय डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स डेल वाई क्या आ रही वैल्यू, ओवरऑल जीरो आ रही है। इसका मतलब ओमेगा जेड की वैल्यू जीरो आती है इफ इफ फाई एग्जिस्ट करे। और अगर फाई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो भैया वहां पर आपका फ्लो नेट भी नहीं बनेगा। फाई कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, इरोटेशनल में एग्जिस्ट करता है, रोटेशनल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो रोटेशनल फ्लो में भी अगेन आप फ्लो नेट नहीं बना सकते हो। तो ये तीन कंडीशन बता दी है मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आप फ्लो नेट बना नहीं सकते हो। तो अभी फिलहाल कौन सा ऑप्शन दिया है, देखो इरोटेशनल में बिल्कुल बनाया जा सकता है ना। स्टडी फ्लो में बिल्कुल बनाया जा सकता है। ऐसा फ्लो जिसमें ग्रेविटी के कारण गवर्न कर रहा है फ्लो, मतलब ओपन चैनल फ्लो, उसमें नहीं बनाया जा सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, 2021 का क्वेश्चन है, दैट इफ द पोटेंशियल वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट इन अ फ्लूइड फ्लो देन द फ्लो इज सेड टू बी। देखो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया दैट फाई एग्जिस्ट कर रहा है अगर, तो उसके लिए ओमेगा जेड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और अगर ओमेगा जेड की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब फ्लो कैसा होगा, इरोटेशनल फ्लो होगा। जस्ट बताया पिछले वाले क्वेश्चन में ही, एक जैसे सिमिलर क्वेश्चंस को साथ साथ लेने की कोशिश करी है, ताकि थोड़ा सा आपका टाइम भी बचे, मेरा भी टाइम बच जाए। यहाँ पर कम से कम टाइम में अगर आप ज्यादा क्वेश्चंस करते हो वही फायदा करता है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है, क्या बोलता है, दैट द वेलोसिटी पोटेंशियल विच फॉलोज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज। देखो अगर मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करता हूं तो कंटिन्यूटी इक्वेशन तो ये थी, है ना। क्या बोल रहा है कि भैया जो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करता है वो वाला पोटेंशियल फंक्शन बताओ। बट एक बात समझो, u की वैल्यू होती थी माइनस ऑफ डेल फाई बाय डेल एक्स, v की वैल्यू होती है माइनस ऑफ डेल फाई बाय डेल वाई। पुट कर दिया जाए इसमें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल टू फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई बाय डेल वाई स्क्वायर। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन बन जाएगी फॉर द पोटेंशियल फंक्शन, यस और नो। और सर अगर ऐसा है तो इसी को हम लोग लिखते हैं एज डेल टू पाई शुड बी इक्वल टू बी जीरो। ये डेल ऑपरेटर जो है ना, यहाँ ये लैप्लासियन ऑपरेटर है फिलहाल,
ये जो है ये लैप्लासियन ऑपरेटर है, एंड इस पर्टिकुलर इक्वेशन को ही क्या बोला जाता है, एज द लैपलास इक्वेशन। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फिलहाल जो क्वेश्चन में दिया गया ऑप्शन नंबर ए, तो ए ऑप्शन के हिसाब से फाई की वैल्यू क्या दे दी गई है, एक्स स्क्वायर वाई। पुट कर दिया जाए एक बार जरा यहाँ पर, है ना, डेल बाय डेल एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, है ना, पहली टर्म क्या आ रही है और दूसरी टर्म क्या आ रही है, जरा पुट करा जाए। फाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास, अगेन वाई स्क्वायर करना है और एक्स स्क्वायर वाई। क्या ये जीरो आएगा? पहली टर्म को जरा चेक करो, क्या आएगा, 2xy, एक बार डिफरेंशिएट करके दूसरी बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, 2y आ जाएगा। जबकि अगर मैं सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन करूंगा तो भैया y का डिफरेंशिएशन एक बार तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दूसरी बार में जीरो हो जाएगा, है ना, तो प्लस जीरो इज नॉट इक्वल टू बी जीरो। ठीक है ना, 2y तो अभी भी बचा हुआ रह गया, इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन जरा चेक करा जाए, फाई की वैल्यू बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मेरे पास इक्वेशन डेल टू फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई बाय डेल वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बी जीरो होना चाहिए। तो जरा एक बार फर्स्ट टर्म जरा चेक करा जाए, डेल एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, और डेल बाय डेल वाई स्क्वायर ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट टर्म जरा चेक करिए, एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करना है, तो पहली टर्म में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके 2x, वाई स्क्वायर का आ जाएगा जीरो, है ना, तो पहला डेल बाय डेल एक्स ऑफ 2x हो जाएगा, और दूसरे में यहाँ पर जरा चेक करूं तो एक बार डिफरेंशिएट करूंगा y के रिस्पेक्ट में तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 2y। ठीक है, अब ये जो 2x है इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो बच जाएगा 2, और माइनस 2y को एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये बन जाएगा माइनस 2। ऑब्वियसली बात है, ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दैट दिस इज एक्चुअली सेटिस्फाइंग योर कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 का, बोलता है इफ in a two-dimensional flow of a fluid, if a potential function phi exists which satisfy this equation, equation देखो वही है जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में यूज करी थी, then the flow is, देखो अगर phi एग्जिस्ट कर रहा है, अगर phi एग्जिस्ट कर रहा है तो पहली चीज तो ये है कि आपका फ्लो कैसा होना चाहिए, इररोटेशनल फ्लो होना चाहिए। और अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो ये इक्वेशन कैसे आती है, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई शुड बी इक्वल टू बी जीरो। इसका मतलब फ्लो कैसा है, यहाँ पर स्टेडी फ्लो है ना, तो स्टेडी फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, ये सब कुछ यहाँ पर एजम्पशंस होंगे। लेकिन देखो स्टेडी इनकम्प्रेसिबल यहाँ पर लिखा हुआ है, ए भी सही है। सेकंड जरा चेक करें, स्टेडी लैमिनार, देखो लैमिनार का कोई जरूरी नहीं है ना, लैमिनार जरूरी नहीं। थर्ड, इररोटेशनल और इनकम्प्रेसिबल, इररोटेशनल एंड इनकम्प्रेसिबल, बिल्कुल यहाँ पर देखो फाई अगर बोल रहा हूं तो इररोटेशनल तो होना ही चाहिए, और इररोटेशनल एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बिकॉज सब जगह ये एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए क्योंकि हमारा इररोटेशनल वाला जो प्रॉपर्टी है फॉर द पोटेंशियल फंक्शन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सिलेक्ट करना था। ऐसा नहीं है कि भैया ए ऑप्शन गलत है, नहीं, ए भी सही है, सी भी सही है, लेकिन फिर भी आप किस पे टिक करोगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन एक और है, यहाँ पर बोलता है दैट द वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिवाइडिंग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सर्कुलेशन बाय द एरिया, देखो लिमिटिंग एरिया वैल्यू ऑफ सर्कुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट दिस इज वॉटिसिटी। ठीक है, दिस इज नथिंग बट दिस इज वॉटिसिटी। अब ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ी होगी तो यहाँ पर क्वेश्चन को टिक कर पाते। वैसे सर्कुलेशन की बात याद दिला देता हूं, दैट इज ट्वाइस ऑफ ओमेगा जेड इनटू dx इंटू dy के बराबर, भी आप लोगों ने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भैया हो सकता है आगे किसी एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला ही डायरेक्टली पूछ लिया जाए, या इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपको कभी न्यूमेरिकल मिल जाए। न्यूमेरिकल इससे भी सॉल्व हो सकता था और नीचे वाली क्वेश्चन से भी
सॉल्व हो सकता था। फिलहाल आंसर पूछा गया था वॉटिसिटी इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे हिसाब से एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है आपकी एसएससी जेई एग्जाम में, एटलीस्ट एसएससी जेई एग्जाम में इस चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन काफी इजी आते हैं। सर थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर पे कहाँ मिलेंगे? तो देखो इस चैप्टर पे वैसे अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करना चाहते हो फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो आप या तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए प्री वाले, या फिर गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ये दो एग्जाम है जिनमें इस पर्टिकुलर चैप्टर पे अच्छे क्वेश्चंस हैं। बाकी सारी एग्जाम्स में बहुत इजी इजी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि आपकी एसएससी जेई के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल इस सेशन को मैं एंड करता हूं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। एक कमेंट जरूर करके मुझे बता दीजिएगा वीडियोस कैसे लग रहे हैं। फिलहाल सेशन को मैं एंड करता हूं, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए कंसेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे हैप्पी इंजीनियरिंग।